नमस्कार। आज उसी कड़ी को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसा थंबनेल में आपने देखा या देख रहे हैं। आज हम लोग फिर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के अगले तीसरे अध्याय में हैं। अभी हिस्ट्री का मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के हम लोग कुछ प्रश्न को देख रहे हैं। प्रयास यही है कि ये प्रश्न एग्जाम तक भी पहुंचे, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा सीरीज है ये। जिन विद्यार्थियों को इससे पहले का देखना है वह इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं इसमें, तो जरूर देखें। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सब हैं, जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चीजों को देखते हैं। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न में कुछ रियासत दी हुई है, ठीक है, और यहां पर कुछ रियासत है और कुछ राजाओं का नाम है, इसे मिलाने दिया गया है। जैसे एक बगल हैदराबाद है, बंगाल है, अवध है और त्रावणकोर है। इधर निजामुल मुल्क, अलवर्दी खां, सादात खां और मार्तंड वर्मा है। इन्हें हमें मिलाना है, देखते हैं कौन कौन सा कहां पर है। आप जानते हैं बहुत सारा चीज। देखिए, आपको पता होगा अवध में स्वतंत्र हैदराबाद के लगभग 1724 में हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश हुआ था बाय निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क ने ही हैदराबाद में स्वतंत्र मुल्क की स्थापना की थी, स्वतंत्र हैदराबाद मुल्क की स्थापना की थी। और उन्होंने एक राजवंश का नाम जो रखा वो आसफ जही राजवंश रखा था। आसफ जही राजवंश, याद रखिएगा। अलवर्दी खां का संबंध बंगाल से है। इन्होंने स्वतंत्र बंगाल राज्य को तो स्थापित नहीं किया था, लेकिन एक महान बंगाल के शासक हुए हैं अलवर्दी खां, ठीक है। वैसे यदि कहा जाए आपसे प्रश्न कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना, इंडिपेंडेंट बंगाल स्टेट 1722 में हुआ था और यह मुर्शिद कुली खां के द्वारा हुआ था। कुली खां, लेकिन अलवर्दी खां भी बंगाल के इंपॉर्टेंट नवाब रह चुके हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न वैसे तो मिडाइवल इंडिया का नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया में चला गया, लेकिन चलिए एक प्रश्न आया है तो देख लेते हैं। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अलवर्दी खां के विषय में एक लाइन आती है, बड़ा ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे और ये प्रश्न आएगा। पहला पॉइंट है इसमें क्या है, अलवर्दी खां के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि बंगाल का वह नवाब बताएं जो मुगलों को दिया जाने वाला राजस्व को घटा करके हाफ कर दिया। यानी जो मुगल इंपेरियर थे उनको जो रेवेन्यू दिया जाता था बंगाल के द्वारा, उसको हाफ से भी कम यदि किसी ने किया है तो अलवर्दी खां ने किया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अलवर्दी खां ने अंग्रेजों के लिए एक वर्ड यूज किया जो आ सकता है कि ये वर्ड किसके हैं। उसने अंग्रेजों के लिए कहा कि ये मधुमक्खी के समान है। ध्यान देंगे, मधुमक्खी के समान है, यदि छोड़ दोगे तो शहद देंगे यानी हनी देंगे, और यदि छेड़ोगे तो काट लेंगे। ये प्रश्न आ सकता है और आया हुआ है कि ये शब्द किसके हैं, तो याद रखेंगे अलवर्दी खां के हैं। शहादत खां बुरहानुल मुल्क, पूरा नाम है शहादत खां बुरहानुल मुल्क। ये इंडिपेंडेंट अवध स्टेट के हैं, इन्होंने ही स्वतंत्र अवध राज्य की नींव रखी थी। और त्रावणकोर से मार्तंड वर्मा जो है उनका संबंध है। बहुत ही यदि कहा जाए इनमें से सबसे विद्वान व्यक्ति और कई बुकों के रचयिता हैं मार्तंड वर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ, यदि आप कूट मिलाने के लिए कहेंगे तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं 1 का 1 2 3 एंड 4, यानी ऑप्शन हो गया 1 2 3 4। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं।
अगला प्रश्न है, राजा बल्लाल सेन ने अपने नामांकित ग्रंथ के लिए विख्यात है। बल्लाल सेन, याद रखें, इनका संबंध बंगाल से, और ये पूर्व मध्यकाल यानी प्री मिडाइवल इंडिया के रूलर हैं, बंगाल के। बंगाल में, और इस जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं वो है सैन राजवंश। ध्यान से सुनेंगे, है ना। और बल्लाल सेन जो है बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और इन्होंने सैन राजवंश के थे। पाल राजवंश के बाद, याद रखेंगे, पाल डायनेस्टी के बाद सैन डायनेस्टी आती है बंगाल में, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है दान सागर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में एक बात बताएं, लिखें कि मानसोल्लास ग्रंथ किसने लिखा है और ये किस पर लिखी गई बुक है। मानसोल्लास किसने लिखा है और यह किस पर लिखी गई बुक है, किस सब्जेक्ट पर लिखी गई बुक है, जरूर लिखें। बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन आते हैं, याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन। और इन्हीं के शासनकाल में मुस्लिम रूल स्टेब्लिश हो जाता है बंगाल में, यानी मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। ठीक है, गौरी का एक सेनापति, मोहम्मद गौरी का एक सेनापति बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे, इसने ही आक्रमण किया था बंगाल में, और लक्ष्मण सेन वहां से भाग गए थे, और इस ढंग से बंगाल मुस्लिम सत्ता के अधीन आ गया था। लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बख्तियार खिलजी है। और बख्तियार खिलजी गौरी का दास था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं, जरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हम लोगों का कि चोल काल में वरी, वरी, ये जो वरी वर्ड है, चोला पीरियड में जो वली था, चौड़ा पीरियड में, ये किसके लिए यूज होता था। तो आप लोग को पता है कि ये कोर्ट नहीं है, बेसिकली ये होंगे, बेसिकली मैं देख लेता हूं एक बार, है ना। ठीक, हाँ, चोल पीरियड में जो वरी था, ये तेल जो ऑयल निकालते थे उसके लिए जो मशीन बनी हुई थी, जो मशीन होती थी ऑयल निकालने वाली, उसी को कहा जाता था वरी। तो वरी क्या था, तेल निकालने वाला जो मशीन होता था उसको वरी कहा जाता था, याद रखेंगे, चोला पीरियड में। आगे चलिए, प्रश्न है, ये एंसेंट इंडिया से है, कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में, यानी कि यदि कहा जाए कि अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्राइस्ट, है ना, तो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया एंड रोम के बीच जो ट्रेड रिलेशन था, इसको प्रूव करने वाला जो एविडेंस मिला है, जो साक्ष्य मिला है, वह कहां से मिला है। कई शहर के नाम है, अरिकामेडु, पौंडीचेरी का इलाका, पौंडीचेरी आज का आधुनिक नाम पौंडीचेरी है। अरिकामेडु पूर्वी तट पर है, याद रखेंगे, कहां पर है, ईस्टर्न कोस्ट पर है अरिकामेडु। यहां से हमें कई रोमन सेटलमेंट के एविडेंस मिलते हैं, रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और ये बात प्रूव करता है कि रोमन बस्तियों के प्रारंभिक शताब्दी में साक्ष्य मिलने से यह सिद्ध होता है कि रोम के साथ भारत के व्यापार होते होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे आइए, अगला प्रश्न है, नल और दमयंती की कथा। ठीक है, ध्यान रखेंगे,
नल और दमयंती की कथा के बारे में एक लिखा हुआ है, ठीक है। नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? आपको पता होगा कि एक भारत की प्राचीनतम एक बहुत अच्छी कहानी है नल दमयंती की। इसमें 4 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, अब्दुल कादिर बदायनी, फैजी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। इसका उत्तर होगा फैजी। फैजी राजकवि भी था अकबर के दरबार का, और इसी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद किया था। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि एक बुक है लीलावती, मैथ की बहुत अच्छी बुक है, भास्कराचार्य की है। भास्कराचार्य की एक बहुत अच्छी बुक है लीलावती। इसका भी फारसी भाषा यानी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किसने किया था? फैजी ने किया था, जो अकबर की कोर्ट में भी रहते थे, राजदरबारी भी थे। अबुल फजल भी है। अबुल फजल ने अकबर के लिए बहुत सारा काम किया है। आपको पता होगा अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। याद रखेंगे, अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया है। उसी ढंग से बदायूनी जो है, इन्होंने रामायण का, बदायूनी जो है उसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कुछ बातों को। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया है, फैजी राजकवि भी था, और उसने लीलावती और नल दमयंती का फारसी में यानी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और अबुल फजल ने, इन लोगों ने और भी कई बुकें लिखी हैं, आप पढ़ेंगे। जैसे कि अबुल फजल की है, आपको पता होगा कि अकबर की जीवनी जिस बुक में है वह है अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है, वो अबुल फजल ने लिखा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और बातें हैं, आप देखेंगे। आगे देखिए, अगले प्रश्न पर आइए। 6 क्वेश्चन है 6, जरा देखते हैं, है ना। अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 आदेश किसने जारी किए? ठीक है, अपने कोरोनेशन के पश्चात 12 फेमस ऑर्डर्स किसने जारी किए हैं? तो अकबर भी है, जहांगीर भी है, शाहजहां भी है, औरंगजेब भी है। तो याद रखेंगे इसका उत्तर होगा जहांगीर बी। इसने 1605 में जहांगीर ने आगरा में, है ना, आगरा में इनका राज्य सिंहासन हुआ, मतलब कि ये वहीं पर इनका राज्याभिषेक हुआ आगरा में। उन दिनों आगरा ही राजधानी हुआ करती थी। शाहजहां के काल में राजधानी परिवर्तित हुई थी, आप लोगों को पता होगा 1645 में कैपिटल चेंज हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन हाँ, और शाहजहां ने किया था उस समय, इससे पहले आगरा थी, यहीं पर 1605 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और ध्यान रखने की बात यह है कि इन्होंने ही 12 आदेश जारी किए थे। ये ऐसे आदेश थे जो जनता की भलाई के लिए थे, ध्यान में रखेंगे, इससे जनता की भलाई होनी थी। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि अकबर का पुत्र, अच्छा रुकिए, थोड़ा सा गलती हो गया। अकबर का एक पुत्र है शहजादा मुराद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर का एक पुत्र शहजादा मुराद था। इसकी मृत्यु हुई थी दुर्घटना से, बीमारी से, अधिक मदपान, हैवी ड्रिंकिंग से, या युद्ध में। सर, इसका मृत्यु हुआ है अधिक मदपान से। तो याद रखेंगे अकबर का एक पुत्र मुराद भी था, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि कौन अकबर के समकालीन होते हुए भी, मतलब अकबर के पीरियड के कंटेम्परेरी होते हुए भी, कंटेम्परेरी अकबर इज नॉट मेंशन इन आईने अकबरी। मैंने कहा था ना, आईने अकबरी किसकी लिखी बुक है? अबुल फजल की, सॉरी हिंदी में है, ये लिख रहा हूं मैं, अबुल फजल की बुक है आईने अकबरी, जिसमें अकबर की जीवनी है। कई लोगों का नाम उसमें मिलेगा,
जो अकबर के साथ रह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको आईने अकबरी में नजर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा, इसको काटता हूं मैं जरा, मैंने ऑप्शन थोड़ा सा गलती टाइप हो गया। देखिए अकबर के पीरियड में समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेख नहीं है। रामदास का उल्लेख है, सूरदास का भी उल्लेख है, तानसेन भी मेंशन्ड है। अकबर के समय में तुलसीदास है जिन्होंने द ग्रेट एपिक बुक रामचरितमानस को लिखा था। अकबर के समकालीन होते हुए भी उनका नाम आईने अकबरी में नहीं है, इस बात को जान लीजिएगा। तुलसीदास का नाम नहीं है, जिनका जन्म बांदा में हुआ था और जिनकी मौत है ना, आपको पता होगा 80 घाट वाराणसी में हुई थी। आगे देखिए, तो मैंने क्या कहा, आईने अकबरी में रामदास है, सूरदास है, तानसेन है। ये शाहजहां गलत प्रिंट हो गया था, इसकी जगह पर आप ऑप्शन बनाएंगे तुलसीदास, और तुलसीदास का नाम नहीं है आईने अकबरी में, इस बात को आप जान लीजिए। आगे देखते हैं। हाँ, किस चोल शासक ने बर्मा के शासक यानी जित्ता के स्वर्णपतियों पर एक पत्र को प्राप्त किया? देखिए बड़ा अजीब सा ये क्वेश्चन है, ध्यान दें। यदि मैं इसको थोड़ा सा और आपको हल्का करूं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि किस चोल शासक ने बर्मा के शासक कियानिस्ता को, एक तरह से इसको काट करके आप कर सकते हैं पराजित किया, है ना, पराजित, सॉरी, हाँ, पराजित किया। केवल इतना ही आप लिख दीजिए। हाँ ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि क्या नजता को पराजित करने के बाद वहां पर जो सोने के जो ताम्र पत्र मिले हैं उस पर उनका नाम भी है उस राजा का, इसने हराया। ठीक है, तो वो है राजेंद्र फर्स्ट। याद रखेंगे, राजेंद्र फर्स्ट ने बर्मा पर आक्रमण किया था, याद रखेंगे, और उन्होंने वहां पर आक्रमण करके उस जगह पर क्या हुआ, वहां के शासक को हराया और वहां के ताम्र पत्तों पर और वहां के स्वर्ण पत्तियों, मतलब कि जो गोल्डन प्लेट्स हैं उन पर भी वहां के राजा का जो गोल्डन पेपर, उस समय तो कागज वगैरह तो था नहीं, तो लोग किस पर लिखते थे, कॉपर प्लेट पर, गोल्ड प्लेट पर। तो गोल्ड प्लेट पर जो राजा का गोल्ड प्लेट था उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका राजेंद्र प्रथम का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। राजेंद्र प्रथम के बारे में एक बात और भी कह दूं, इन्होंने श्री विजय पर भी जीत दर्ज की थी। श्री विजय जो आज का जावा और सुमात्रा का क्षेत्र है, जावा एंड सुमात्रा यानी इंडोनेशिया, उस समय इंडोनेशिया एक बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करती थी और श्री विजय उसे कहा जाता था, उस जगह को श्री विजय साम्राज्य, उसको भी हराया। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी देखते हैं। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि किस चोल शासक ने श्री विजय साम्राज्य पर जीत दर्ज की, यानी कि जावा और सुमात्रा पर, तो भी राजेंद्र प्रथम ही होगा। ठीक है, वैसे वहां का जो वंश था श्री विजय का, उसको शैलेंद्र वंश कहा जाता था। ठीक है, और चलिए आगे, यानी शैलेंद्र वंश। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए थोड़ा सा है, प्रश्न पर जरा गौर करिए। ठीक है, क्वेश्चन है गढ़वाल। गढ़वाल बेसिकली जब परमार राजवंश का अंत हो गया, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जब अंत हुआ, तो उससे कई सारे और उसके जो सामंत थे वो आजाद हो गए। प्री मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है ये,
गढ़वाल यानी पूर्व मध्यकाल राजपूत पीरियड का है। तो गढ़वाल राजवंश जिस समय था भारत में, उस समय चोल भी थे। दक्षिण भारत में कौन थे? दक्षिण भारत में उस समय चोल थे और ऊपर के कुछ हिस्सों में गढ़वाल थे। तो क्वेश्चन है कि गढ़वालों के चोल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। दूसरा पॉइंट है कि कोलुतुंग प्रथम एक चोल शासक है के अभिलेखों के नीचे एक खंडित गढ़वाल अभिलेख उत्कीर्ण पाया गया। ठीक है, यानी ये बात बताता है, अगला लाइन कहता है कि कोलुतुंग प्रथम क्या एक अभिलेख जो है, एक इंस्क्रिप्शन जो है, उसका हम लोग को कुछ टूटा हुआ पार्ट मिला, एक अभिलेख का टूटा हुआ पार्ट मिला, एक इंस्क्रिप्शन का, और उसमें गढ़वाल अभिलेख मतलब गढ़वालों के बारे में बहुत सारी लाइनें भी लिखी हुई हैं, या गढ़वाल अभिलेख मिला है, गढ़वाल इंस्क्रिप्शन। सच्चाई है कि दोनों बात सच है और इसके कारण से ये उत्तर बन जाता है ए, यानी सही व्याख्या भी करता है। बिल्कुल सच है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि गढ़वाल और चोलों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, और इस बात को ये प्रूव करता है कि महान चोल शासक कोलुतुंग प्रथम, आपको पता होगा कोलुतुंग प्रथम ने चाइना में यानी चीन में राजदूत को भी भेजा था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस चोल शासक ने चीन में दूत मंडल, बहुत सारे लोग थे, दूत मंडल को भेजा, तो कोलुतुंग प्रथम ने भेजा, और इन्हीं के अभिलेख में आपको गढ़वाल अभिलेख भी मिलेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों के बीच दोस्ताना संबंध रहे हों। आगे आइए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न भी बड़ा सरल है, देखते हैं। हाँ, जरा देखिए, निम्नलिखित चोल साम्राज्य के प्रशासनिक विभागों का सही अवरोही क्रम लगाइए, सबसे बड़ा सबसे छोटा। देखिए यहां पर जब हम देखते हैं तो सभी थोड़ा मिक्सअप है, तो हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं कि हम लोग जरा लिखने का प्रयास करते हैं। पहले क्या आएगा? पहले आता है मंडल। ठीक है, पहले क्या आएंगे? मंडल। मंडल मतलब हो गया प्रांत, प्रोविंस। मंडल के बाद आते हैं वलनाडु। वलनाडु आज की कमिश्नरी की तरह है, कमिश्नरी जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर के कमिश्नरी कहा जाता है। ठीक है, तो कमिश्नरी आता है। फिर उसके बाद आता है नाडु। ठीक है, नाडु में बेसिकली आज का जिला है या डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद आता है गांव यानी ग्राम। इसको कुर्रम कहा जा सकता है, ग्राम को। ठीक है, ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? कुर्रम कह सकते हैं, कहा जा सकता है। ठीक है, जिसका प्रशासन ग्राम सभा चलाती थी। इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्रम सही है, कोई और क्रम बन नहीं पा रहा है। हाँ, इसके बीच में नाडु होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर नाडु नहीं दे रहा, तो हिसाब से देखा जाए तो यही उत्तर सही बनेगा। यानी पूरा साम्राज्य का जब आप डिवीजन करते हैं तो पहले मंडल में करते हैं यानी कि प्रोविंस, फिर वलनाडु यानी कमिश्नरी। कमिश्नरी का मतलब ग्रुप ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद गांव यानी कुर्रम। गांव को कौन चलाती है? गांव की एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राम सभा चलाती है। और याद रखेंगे, चोल कालीन ग्राम सभा में सेंटर का इंटरफेरेंस निग्लेजेबल था। इस लाइन को एकदम जान लीजिए, यानी सरकार का हस्तक्षेप नगण्य था, नहीं के बराबर था। इसको जान लीजिएगा। अगला आते हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या है। चोल ग्राम में यानी कि चोला का जो बेसिकली चोल विलेज में, अंडर चोला विलेज, चोल ग्राम शासन पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी साधारण ग्रामों की एक ग्राम सभा थी? यानी साधारण गांव की ग्राम सभा को क्या कहा जाता था, यही प्रश्न है।
यहां पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि साधारण गांव की सभा, मैं बता रहता हूं, चोल काल में गांव को दो भाग में बांटा गया, एक ब्राह्मण गांव और दूसरा गैर ब्राह्मण गांव। दोनों का प्रशासन चलाती है ग्राम सभा। यहां का भी प्रशासन कौन चलाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम सभा, और यहां पर भी कौन चलाएगा? ग्राम सभा। ठीक है। और इसमें मैंने पहले ही कहा कि यहां ग्राम सभाओं में, चोल काल के ग्राम सभाओं में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, निग्लेजेबल है। लेकिन ब्राह्मण गांव की सभाओं को, ग्राम सभा को सभा या महासभा कहा जाता था। चोला पीरियड के जो विलेज के जो सभाएं होती थी ब्राह्मणों की, उनको या तो सभा या महासभा कहते थे, और गैर ब्राह्मण की उर कहा जाता था। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उर। और अब आप समझ गए सभा और महासभा क्या है। ये ब्राह्मण गांव की ग्राम सभा को कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियां यानी लेडीज किस किस में सर्विस करती थी? लेखा अधिकारी के रूप में, अकाउंटेंट ऑफिसर, दूसरा शाही अंगरक्षक के रूप में, रॉयल बॉडीगार्ड्स के रूप में, तीसरा महल की रक्षिकाओं के रूप में, महल में रक्षिकाओं के रूप में, पैलेस गार्ड की ओर में, या ऑल ऑफ दिस? सर ऑल ऑफ दिस है, याद रखेंगे। चोला पीरियड में बहुत अच्छा पोजीशन था महिलाओं का, हाँ, और ये सब काम करती थी। सॉरी, विजयनगर पीरियड की बात हो रही है। अच्छा, यदि यहाँ पूछूं, इतना होने के बावजूद भी एक बात ध्यान रखेंगे कि विजयनगर काल में, जो विजयनगर बेसिकली 336 एडी में आया था, साउथ इंडिया का राजवंश, इस पीरियड में सती प्रथा थी, याद रखेंगे। सती प्रथा थी, सब कुछ होने के बावजूद भी सती प्रथा थी। और यहां पर एक अजीब सी बात है, विवाह कर भी लिया जाता था, मैरिज टैक्स भी लिया जाता था, बहुत सारे टैक्सेस थे, मैरिज टैक्स। और यदि ये प्रश्न आ जाए कि मैरिज टैक्स को किसने हटाया, तो विजयनगर के एक महानतम शासक है, आपको पता है ना, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर है ना, राजा कृष्णदेव राय, उन्होंने ही इसको खत्म किया था, विवाह कर को। लेकिन सती प्रथा कम नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न, मध्यकाल में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर यानी गोल्ड कॉइन पर तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति डिपिक्टेड थी? किस पर था? कहां के राजा? विजयनगर, द्वार समुद्र के होयसोल, वारंगल के काकतिया, देवगिरी के यादव। इसका उत्तर होगा विजयनगर एम्पायर। याद रखें, विजयनगर एम्पायर में जो गोल्ड कॉइन चलता था उस पर तिरुपति की मूर्ति थी। ठीक है, याद रखेंगे किसकी मूर्ति थी? तिरुपति की मूर्ति थी। और गोल्ड कॉइन को कहा जाता था पैगोडा। क्या कहा जाता था? गोल्ड कॉइन को पैगोडा। आगे चलिए, द्वार समुद्र की राजधानी सॉरी होयसोल राज्य में है, और वारंगल के काकतिया वगैरह आपको पता ही है कि बहुत सारा मंदिर इन्होंने भी, काकतियास ने भी बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। आपको पढ़ना होगा इसके विषय में, देखना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट का निर्माण किया था। ठीक है, सिरी फोर्ट दिल्ली में किया था, और बहुत सारा किया, बताएंगे। कारण है कि वह दिल्ली को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित प्रदान करना चाहता था। ठीक है, कारण यह है कि वह दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाना चाहता था। ठीक है, इसका उत्तर बिल्कुल है सही, ए। उसने सिरी फोर्ट बनाया था, और सिरी फोर्ट का मूल कारण था कि मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसको बचाव के लिए। देखिए, एक प्रश्न आपको आएगा कि
पहली बार मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर कब हुआ? ठीक है, तो वो होगा इल्तुतमिश। मंगोल इन्वेशन सबसे पहली बार इल्तुतमिश के पीरियड में हुआ। दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि मैक्सिमम मंगोल रिवॉल्ट किसके पीरियड में हुए, या मैक्सिमम मंगोल इन्वेशन किसके पीरियड में हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में हुए। ये दो बातों को जान लीजिएगा। तीसरा पॉइंट यदि आपसे पूछा जाए कि जिन जिन लोगों ने, मंगोलों ने आक्रमणकारी किया, तो उसके कुछ नाम वगैरह यदि आपको चाहिए तो देख लीजिए, कादर, सल्दी, तर्दी बेग, तर्दी बेग, ठीक है, तो याद में रखेंगे। ठीक है, कुतलुग ख्वाजा, ठीक है, पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि कुतलुग ख्वाजा है ना, कादर, इसको मिटा के फिर से लिख देता हूं, कादर, तरगी, नहीं भी, सल्दी, है ना, ये सब कौन थे? मंगोल आक्रमणकारी थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके साम्राज्य को चुनौती प्रदान की, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब को अच्छे से रोका। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। प्राय ये आक्रमण करते थे, लूटपाट की इनकी मकसद होती थी। अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। मतलब दारुल इस्लाम का मतलब हुआ जहां पर इस्लाम का शासन हो। एक राजा है जिन्होंने कहा कि भारत अरब नहीं है, यहां इसको पूरा इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसके हैं? याद रखेंगे, ये शब्द है इल्तुतमिश के। ठीक है, ये प्रश्न आएगा तो ध्यान में रखिएगा। आगे अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने, 1 मिनट, अलाउद्दीन खिलजी ने का जो कैंपेगन था उसका उल्लेख करता है। ठीक है, नूह सीपियर, याद रखेंगे, नूह सीपियर, मिफ्ता उल फुतू, किरान उस सादैन, ठीक है, किरान उस सादैन, मिफ्ता उल फुतू, है ना, खजाइन उल फुतू, नूह सीपियर। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये चारों बुक अमीर खुसरो के हैं, इसको ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और खजाइन उल फुतू में और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के जो मिलिट्री कैंपेगन था उसको वो मेंशन करता है, खासकर दक्षिण भारत के। आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत में इन्वेशन किया, और पहला राज्य वारंगल था। प्रताप रुद्रदेव वहां के शासक थे। आगे अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी का राष्ट्रत्व सिद्धांत यानी किंगशिप थ्योरी ब्रदरहुड पर था। दूसरा पॉइंट, बहलोल लोदी अफगान कबीलाई जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। इसका उत्तर ए है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। क्या है इसका मतलब? सर समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए। बहलोल लोदी's प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी was on brotherhood principle. Okay. बहलोल लोदी रिस्पेक्ट द अफगान कबीलाई यानी ट्राइबल यानी क्लेन सेंटिमेंट्स। बिल्कुल सही है। देखो अफगान, बहलोल लोदी एक अफगानी है, और अफगान में एक कल्चर है कि वहां पर कोई किसी का पर शासन नहीं कर सकता है, वहां पर समानता की भावना थी।
ऐसा क्यों? क्योंकि अफगानी समाज शुरू से ही कबीलाई समाज को बताता है, एक क्लीन सोसाइटी को बताता है। वो शुरू से कबीलाई ढंग से रहे हैं, कबीलाई समाज में रहे, बंजारों वाला समाज में रहे। और वहां पर जो एक कबीला होता है, मान लो ये एक्स कबीला है, ये वाई कबीला है या जेड कबीला है, वो लोग कबीलों में संगठित रहते थे। और जानते हो कबीला जो होता था वो ब्लड रिलेशन पर होता है। और जब सारे लोग, आप मान लो कि पहलो लोदी कोई एक्स कबीला से बिलोंग करता था और उसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, सारे एक्स कबीले वाले आ गए उसके साथ में, भारत पर आक्रमण किया और उसने लोधी वंश की स्थापना की। लेकिन जब वो आया तो उसने अपने आप को ऐसा नहीं कह दिया कि मैं एकदम सुप्रीम हूं, राजा बन गया हूं, नहीं। उसको पता था कि अफगान प्रिंसिपल जो है उसको लेकर के चलना है, वो कबीलाई प्रिंसिपल है। और कबीलाई समाज में कोई ऊपर और नीचे नहीं होता, ब्रदरहुड होता है, सबको साथ मिलकर चलना होता है। कबीलाई समाज कभी भी किसी को सुप्रीमेसी नहीं देता है, वो सबको साथ लेकर चलता है। और दूसरा पॉइंट एक ये भी है कि इसको भी जानना जरूरी है, 1 मिनट, कि अभी शुरुआती दौर में था अफगान राज। यदि वो कुछ और करते तो अफगान जितने भी उसके साथ में आए थे वो उसका विरोध कर सकते थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बहलोल लोदी चूंकि अफगानी था, ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करता था, तो वहां पर ब्रदरहुड प्रिंसिपल था। और ब्रदरहुड प्रिंसिपल बता ही दिए, कबीलाई समाज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लड रिलेशन पर। मतलब एक समाज में सभी होंगे, वो रिलेटिव होंगे, तो कोई रिलेशन वाला कैसे किसी पर राज कर सकता? तो ऐसे ही हुआ। इसलिए जब वो भारत आया तो उसने एकदम वो वाला है ना सिनेरियो क्रिएट नहीं कर दिया कि हम राजा हैं तब हम किसी से बात नहीं करेंगे, सब हमसे दूर हो जाओ, नहीं, सबको साथ लेकर वो चले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न एक मध्यकाल के, पूर्व मध्यकाल के एक बहुत बड़े धर्माचार्य, जरा सुनिए उनके बारे में क्या है। निम्नलिखित में से किसने सहसा वैदिक यज्ञ परंपरा, वैदिक यज्ञ परंपरा का किया, समर्थन किया और कहा कि सन्यास वगैरह लेने का कोई जरूरत नहीं है, उसका विरोध किया? उस व्यक्ति का नाम है कुमारिल। याद रखेंगे, कुमारिल ने कभी भी सन्यास धर्म का सपोर्ट नहीं किया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं और इसमें कहा गया है कि इनको आप सीरीज में लगाएं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिए गए कूटों का मध्ययुगीन भक्तियान सुधारकों का सही कारण आप तुरंत चेंज करें। पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया, हम लोगों को यही देखना है, ठीक है। जरा देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले रामानंद आएंगे, यानी 3। रामानंद भक्ति आंदोलन के, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रश्न आता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी और कहा यह गया था कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने का श्रेय किसको जाता है, नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को कौन लेकर गया था, तो यही रामानंद लेकर गए थे। और रामानंद के कई शिष्य हैं, ठीक है, जैसे कबीर है ना। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के ही थे, ठीक है। धन्ना, रविदास, पीपा, कई शिष्य थे इसके, धन है ना, कबीर, धन्ना, रविदास, पीपा, ये सब क्या है, रामानंद के शिष्य हैं। ये सभी रामानंद के शिष्य हैं, जान लीजिए। और सबसे पहले यही आएंगे, नंबर 1 यानी 3। चूंकि रामानंद के शिष्य कबीर हैं तो सेकंड नंबर पर ये आएंगे, तो ये हो गया चौथा। याद रखें, कबीर सिकंदर लोदी का समकालीन था, सिकंदर लोदी। आपको पता होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसके समकालीन कौन थे, किसके समकालीन कौन थे, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लगभग 1440 के आसपास कबीर का जन्म है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं 1 नंबर, नामदेव। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत नामदेव आते हैं
है ना। और उसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य। तो इसका सीरीज क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे रामानंद, उसके बाद आएंगे कबीर, उसके बाद आएंगे नामदेव और उसके बाद आएंगे वल्लभाचार्य। नामदेव और वल्लभाचार्य दोनों ही 15th सेंचुरी के हैं। आगे चलिए। यहां पर कुछ सूफी सिलसिलों का नाम दिया गया है और इसमें मिलाने के लिए कहा गया है कौन सा किसमें है, जरा देखा जाए। इस साइड में सूफी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, भारत में कई सूफी ऑर्डर्स थे, और इस साइड में कुछ सूफी संत हैं। आप बताएं कि इसमें से कौन क्या है। जैसे हम आते हैं, सबसे पहले निश्ती नहीं है, चिश्ती है। चिश्ती संप्रदाय आपको पता होगा कि, है ना, चिश्ती संप्रदाय के थे ख्वाजा नजीमुद्दीन। ख्वाजा निजामुद्दीन जो थे वो चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते थे। आपको एक चीज पता होगा कि सबसे पहले चिश्ती सिलसिला ही भारत में आया, और ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद, है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये हुए इसके शिष्य और ये बन गए चिश्ती सिलसिले के अगले हेड। क्योंकि सूफियों में गुरु शिष्य की परंपरा होती है। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार बना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। इसके बाद है बाबा फरीद, और बाबा फरीद के बाद है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ये सीरीज है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, है ना। चलिए, तो ये हो गया चिश्ती संप्रदाय कौन हो गए, ये हो गए। देखिए यहां पर कादरी है और यहां पर शेख अब्दुल कादरी जलानी, यही थे कादरी सिलसिले के फाउंडर। तो ये क्या हो जाएगा, ए का 4 और सी का हम लोगों ने 1 मिलाया, तो ऑप्शन क्या बन गया, डी बन गया। अब देखिए क्या होता है, अब है बी का 3, फिरदौसी सिलसिले के हैं, कौन है, सैफुद्दीन मनेरी। ये मनेरी है, सुनेरी नहीं है, मनेरी। फिरदौसी कौन है, सैफुद्दीन मनेरी। सैफुद्दीन मनेरी है। बिहार में सबसे ज्यादा जो सूफी सिलसिला लोकप्रिय हुआ वो फिरदौसी ही था, और माना जाता है कि चिश्ती सिलसिला का ये सब सिलसिला था, यानी चिश्ती ऑर्डर का ये उप ऑर्डर या उप सिलसिला था। और इनसे बिलोंग करते हैं सैफुद्दीन मनेरी। लास्ट बच गया सुरावर्दी के हैं शेख बहाउद्दीन, है ना, शेख सिहाबुद्दीन। क्या है, शेख सिहाबुद्दीन। और भी बहुत सारे लोग हैं, जकारिया भी है, किससे, सुरावर्दी से। तो ध्यान रखेंगे कुछ बातों को, यहां पर आपको समझ में आ गया। मतलब यदि मैं सिंपल वे में कहूं, फिर से बता देता हूं, देख लीजिए, 1 मिनट, सॉरी। देखिए, यानी कादरी से हो गए कादरी जिलानी फाउंडर, फिरदौसी से हो गए मनेरी जो बिहार में बहुत पॉपुलर था, चिश्ती के हो गए निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया से पहले बाबा फरीद से पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय के फाउंडर हैं। और सुरावर्दी हो जाएंगे सिहाबुद्दीन, है ना। और सुरावर्दी से मैंने कहा कुछ और भी हैं, जैसे जकारिया वगैरह भी बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक है, हम लोग फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत हेल्पफुल होगा ये, काफी लोग के लिए ये बनाया जा रहा है, जो कम से कम इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो जरूर देखें इसको, उनका रिवाइज भी हो रहा है और अच्छा भी रहेगा उनके लिए। नमस्कार।